चेन मैंशन के सबसे अंदर वाले कोर्टयार्ड की तरफ सब बढ़ने लगे, जहां एक भारी ब्लैक आयरन गेट बंद खड़ा था और उसके बीच की पतली सी दरार से बस हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। चेन मास्टर, मैजिक सेक्ट का पॉइजन हैंड पकड़ा जा चुका है, ये गुहोंग ने ऊंची आवाज में कहा। अब आदेश दीजिए। दरवाजे के पीछे से कांपती हुई बूढ़ी आवाज गूंजी। मार डालो उसे, टुकड़े टुकड़े कर दो। झानक दाओशुआन ने धीरे से सिर हिलाया और अपनी ताइजी स्वॉर्ड निकालकर सीधे लेंग वुचिंग की गर्दन पर रख दी। सुन लिया ना, अब मर जाओ। उसकी तलवार नीचे गिरी, लेकिन जमीन पर गिरने वाला इंसान लेंग वुचिंग नहीं था, बल्कि झांग दाओशुआन खुद था। उसने अविश्वास से नीचे देखा। उसके सीने के आर पार एक खून से सनी तलवार निकल चुकी थी। वो कांपते हुए पीछे मुड़ा और देखा जिस एस्कॉर्ट मास्टर पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, वो बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस चेहरा लिए खड़ा था। अगले ही पल उसने अपने चेहरे से ह्यूमन स्किन मास्क उतार दिया और नीचे से एक खूबसूरत लेकिन डरावना चेहरा सामने आया। हॉज एंड फेस प्रिंस, ये वे यांग। झांग दाओशुआन के मुंह से खून बह निकला और वो वहीं ढेर हो गया। ट्रू मार्शल सेक्ट का सबसे बड़ा जीनियस, एक भी मूव इस्तेमाल किए बिना अपने ही साथी के हाथों मारा गया। उसी समय जमीन पर पड़ा लेंग वुकिंग अचानक फट पड़ा। उसके शरीर में छुपा पॉइजन तुरंत एक्सप्लोड हुआ और उसने दोनों हथेलियां सीधे जिनचेंग और ये गुहोंग के सीने पर दे मारी। धड़ाम! दोनों टूटी पतंग की तरह उड़कर ब्लैक आयरन गेट से जा टकराए। उनके मुंह से खून की धार निकल पड़ी, लेकिन लेंग वुचिंग के चेहरे पर सरप्राइज नहीं था, बल्कि पागलों जैसी हंसी थी। ये वेयांग ने तलवार से खून झटकते हुए कहा, असली एस्कॉर्ट मास्टर तो 3 दिन पहले ही टुकड़ों में काट दिया गया था। तुम लोग राइचस सेक्ट वाले अब भी इतने भोले हो। एक पल में पूरी बाजी पलट चुकी थी। झांग दाओशुआन मर चुका था, ये गुहोंग का शोल्डर क्रश हो चुका था और जिनचेंग की हार्ट मेरिडियन बुरी तरह टूट गई थी। दूसरी तरफ मैजिक सेक्ट के दोनों मॉन्स्टर्स पूरी किलिंग इंटेंट के साथ खड़े थे। ये गुहोंग ने लाल आंखों से तलवार कसकर पकड़ ली। जल्दी सिग्नल भेजो, बाहर के लोगों को अंदर आने दो। लेंग वुकिंग जोर से हंसा। बहुत देर हो चुकी है, बाहर की आवाजें सुनो। पूरे मैंशन में चीखें गूंजने लगी। जो सर्वेंट्स अभी तक चाय परोस रहे थे, उन्होंने अचानक डिस्गाइज उतार दिए और शॉर्ट ब्लेड्स निकालकर राइचस वॉरियर्स को काटना शुरू कर दिया। मैजिक सेक्ट के स्पाइस पहले से ही अंदर घुस चुके थे। आसमान में लाल सिग्नल फ्लेयर फटा और शहर के बाहर छुपी मैजिक सेक्ट आर्मी काले सैलाब की तरह दीवारें पार करके अंदर घुस आई। हर तरफ मैसैक शुरू हो गया। ये गुहोंग का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे आखिर समझ आ गया उसके मास्टर ने जाते वक्त उसे क्यों चेतावनी दी थी। जियांगहू की लड़ाइयां कभी एरिना बैटल नहीं होती। जिनचेंग मोंक ने घायल शरीर के बावजूद बैटल ची एक्टिवेट की। उसके शरीर की बुधा लाइट कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखों में मरने तक लड़ने का फैसला साफ दिख रहा था। ये डोनर, भाग जाओ, हमारा डिस्गाइज एक्सपोज हो चुका है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और सीक्रेट रूम छोड़कर जान पर खेलते हुए बाहर की तरफ भाग निकले। लेंग वुचिंग उन्हें पीछा करने ही वाला था, लेकिन ये वेयांग ने रोक दिया। उन्हें छोड़ दो, बाहर राइचस फोर्सेस जल्द काउंटर अटैक करेंगी। पहले हिडन रूम खोलते हैं। दोनों ब्लैक आयरन गेट के सामने खड़े हुए और अपनी पूरी इनर फोर्स दरवाजे पर दे मारी। बूम बूम बूम! भारी ब्लैक आयरन गेट कांपने लगा। दरार बड़ी होती जा रही थी। सीक्रेट रूम से सिर्फ 30 कदम दूर एक फेक माउंटेन के पीछे मैं खून से सने सर्वेंट क्लोथ्स पहने एक गोस्ट की तरह शैडोज में छुपा हुआ था। मैंने सब कुछ देखा था। 3 हीरोज की ओवर कॉन्फिडेंस, ये वेयांग का टेरिफाइंग बिट्रेयल और राइचस सेक्ट जीनियसेस का असली बैटलफील्ड में टूट जाना। असल मौत के खेल में ये लोग अब भी बहुत नैव थे। इस वक्त ब्लैक आयरन गेट लगभग टूटने ही वाला था और मैं मन ही मन कैलकुलेशन कर रहा था, जैसे ही दरवाजा खुलेगा, लेंग वुचिंग और ये वेयांग की इनर फोर्स एग्जॉस्ट होगी, तभी मैं ब्लड ब्लेड निकालूंगा और क्वान फुगुई का सिर काटकर ये हेवन डिफाइंग अचीवमेंट लेकर गायब हो जाऊंगा। एक परफेक्ट मैंटिस स्टॉक्स द सिकेडा, येलो स्पैरो वेट्स बिहाइंड। मेरे हाथ धीरे धीरे ब्लड ब्लेड के हिल्ट पर कसने लगे। मेरी मसल्स टाइटन हो चुकी थी। ट्रूची मेरिडियंस में एक्सप्लोड होने को तैयार थी, लेकिन मैं अचानक रुक गया। कुछ ज्यादा ही स्मूथ था सब कुछ, डिगाइस से लेकर राइटियस सेक्ट की हार तक। और अब इन दोनों का आसानी से गेट तोड़ना, ऐसा लग रहा था जैसे कोई इनविजिबल हैंड मुझे उस गेट तक धकेल रही हो। मेरे दिमाग में अचानक ओल्ड हॉल मास्टर की आखिरी बात गूंज उठी, हमारी तरह मत बनना, मांस देखते ही लाल आंखों से टूट मत पड़ना। फिर मुझे अपनी पिछली जिंदगी याद आई। पर्पल रोप सेक्ट के पीच ब्लॉसम ट्री के नीचे जहां मैं मरा था। मैं क्यों हारा था? क्योंकि मैं बहुत जल्दी में था, क्योंकि मुझे लगा था मैंने पूरी सिचुएशन कंट्रोल कर लिया, लेकिन मैंने शैडोज में छुपे फेटल अटैक को मिस कर दिया। मैंने गहरी सांस ली और किलिंग इंटेंट को जबरदस्ती दबा दिया। धीरे से ब्लड ब्लेड छोड़ दी। जल्दी मत करो, थोड़ा और वेट करो। मैंने मन में सोचा, क्या पता सीक्रेट रूम में ट्रैप हो या ये दोनों मुझे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। और सबसे बड़ा सवाल, सोल प्रिंस अभी तक सामने क्यों नहीं आया? मुझे जवाब नहीं पता था, लेकिन एक चीज साफ थी, अभी बाहर निकलना सबसे खराब फैसला होगा। मैंने गहरी सांस ली और क्वाइटली पीछे हट गया। फिर केओस में गायब हो गया। उस रात वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट और वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन एक दूसरे का खून बहा रहे थे। राइटियस 3 हीरोज हार चुके थे। मैजिक सेक्ट 4 प्रिंसेस एक दूसरे के खिलाफ अपनी स्किम्स चला रहे थे और शहर से 10 मील दूर एक गंदी नाली के पास चियन फुगुई एक मैन्योर वर्कर का डिस्गाइज पहने अपने कार्ड से नया डिस्गाइज निकाल रहा था। वो नई जिंदगी शुरू करने ही वाला था। तभी एक सिडक्टिव आवाज हवा में गूंजी, चियन मास्टर, इतनी जल्दी कहां जा रहे हो? आसमान से एक रेड ड्रेस उतरी और सोल प्रिंस जिन पिंगर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। चियन फुगी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसी पल एक पिच ब्लैक ब्लेड अचानक डार्कनेस चीरती हुई निकली और जिन पिंगर की प्रोटेक्टिव छी को बीच से काट गई। वो चीखते हुए पीछे गिरी। चियन फुगी खुशी से चिल्ला उठा, हीरो, आपने मेरी जान बचा ली, मेरी सारी संपत्ति आपकी। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। हाथ में सिल्वर नोट्स थे, लेकिन स्लीव के अंदर एक पॉइजन डैगर क्वाइटली निकल चुका था, पर मेरी ब्लेड उसकी सोच से तेज थी। स्विश! आसमान में सिल्वर नोट्स और ब्लड रेन साथ उड़ने लगे। ओल्ड जियांगहू मॉन्स्टर हो या नहीं, ब्लेड स्लो हुई तो मौत तय है। मैंने झुककर उसका सिर उठा लिया, लेकिन जब पीछे मुड़ा, जिन पिंगर गायब थी। उसने उस आधे पल का फायदा उठाया और ब्लड एस्केप टेक्निक से जंगल में भाग गई। हवा में उसकी जहरीली आवाज गूंजी, आज का ये वार मैं कभी नहीं भूलूंगी। सोल प्रिंस, तुम्हें
जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैंने ब्लेड से खून झट और हंस पड़ा। जो हार चुका है वो मुझे धमकी देने लायक भी नहीं। मैंने सिर कमर पर बांधा और सीधे होली सेक्ट लौट गया। जैसा तय था मैंने आसानी से ब्लड ब्लेड हॉल का एक्टिंग हॉल मास्टर पद हासिल कर लिया। 26 साल की उम्र में मैं 10,000 डिसिपल्स का रूलर बन चुका था। लेकिन मुझे पता था ये अभी काफी नहीं। पर्पल रोप सेक्ट के पास 20,000 डिसाइपल्स थे और सबसे ऊपर एक टेरिफाइंग इनेट रेल्म मॉन्स्टर। इनेट रेल्म के बिना सब कुछ बेकार था। मैंने श्वान किंग पैलेस का 60% एसेंस अपने मास्टर जांग ली को दे दिया, जो 40 साल से बॉटलनेक में फंसा हुआ था। फिर जांग ली ने क्लोज डोर कल्टीवेशन शुरू कर दी और मैंने पूरे ब्लड ब्लेड हॉल को बदलना शुरू कर दिया। मैंने सिंप्लीफाइड स्वानचिंग पैलेस एलीट डिसिपल्स को सिखाई और माउंटेन्स जितने रिसोर्सेज फेंक कर अपनी खुद की आयरन आर्मी तैयार कर दी। 10 साल पलक झपकते गुजर गए। मैंने मैजिक सेक्ट के सारे हिडन असैसिनेशंस खत्म कर दिए, यहाँ तक कि जिन पिंगर, लेंग वूकिंग और ये वेयांग की जॉइंट एम्बश भी। आखिरकार मैंने तीनों डीमन प्रिंसेस की लाशों पर कदम रखकर मैजिक सेक्ट का नंबर 1 प्रिंसेस बनने का ताज हासिल कर लिया। 40 साल की उम्र में मैंने आखिरकार ग्रैंड एक्वायर्ड रियलम ब्रेक कर लिया। लेकिन जिस खबर ने मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटेड किया, जियांग लाई आखिरकार क्लोज्ड डोर कल्चरेशन से बाहर आ गया। उसके शरीर के चारों तरफ ट्रू एसेंस समुद्र की तरह उमड़ रही थी। वो अब ऑफिशियली इननेट रियल में पहुंच चुका था। मास्टर और डिसिप्लिन दोनों हॉल में बैठकर शराब पी रहे थे। कई दौर के बाद मैंने धीरे से वाइन कप नीचे रखा और जलती हुई आंखों से अपने मास्टर की तरफ देखा। उस साल ब्लड ब्लेड हॉल इसलिए हारा था क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक हॉल था और कोई इनेट एक्सपर्ट नहीं था। लेकिन अब हमारे पास 2 हॉल्स हैं, 40,000 एलीट डिसाइपल्स और आप जैसे इनेट एक्सपर्ट। अब तो काफी है ना? जांग ली कुछ देर चुप रहा, फिर उसने पूरा शराब का प्याला एक ही सांस में खाली कर दिया। उसकी आंखों में टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट फूट पड़ी। उस दिन पूरा कैंगलन मार्शल वर्ल्ड 100 साल की सबसे भयानक कैटास्ट्रोफी देखने वाला था। मैजिक सेक्ट की 40,000 की आर्मी सीधे पर्पल रोप सेक्ट के माउंटेन गेट तक पहुंच गई। बाकी 5 हॉल्स ट्रू मार्शल सेक्ट और हेवनली ईगल टेंपल की रीइंफोर्समेंट्स को रोकने में लगे थे। वॉर ड्रम्स आसमान हिला रहे थे, चीखें पहाड़ों में गूंज रही थी और सिंप्लीफाइड शुआंचिंग टेक्निक सीख चुके मैजिक सेक्ट डिसिपल्स मौत से बिल्कुल नहीं डर रहे थे। उन्होंने पर्पल रोप सेक्ट का माउंटेन गेट सूखी टहनी की तरह तोड़ डाला। मैं केओस के बीच घुसा और सिर्फ 100 मूव्स के अंदर एक ही स्लैश में पर्पल रोप सेक्ट मास्टर ये गुहोंग का सिर काट दिया। खून ने पूरी माउंटेन स्टेयरकेस लाल कर दी। पर्पल रोप सेक्ट के 12,000 डिसाइपल्स में से सिर्फ कुछ 100 लोग एंसेस्टर हॉल में छुपकर बचे थे। पूरी सेक्ट डिस्पेयर में डूब चुकी थी। तभी पर्पल रोप सेक्ट के पीछे पहाड़ में बना स्टोन गेट जोर से खुला और वो मॉन्स्टर जो 30 साल से सिक्लूडेड कल्चरेशन में था, 200 साल जी चुका इनेट ओल्ड मॉन्स्टर आखिरकार फिर दुनिया के सामने आया। जांग ले पागलों की तरह हंसा। ओल्ड बास्टर्ड, मैं बहुत समय से तेरा इंतजार कर रहा था। अगले ही पल वो आसमान में उड़ गया। 2 इनेट एक्सपर्ट्स की टक्कर ने पूरे माउंटेन पीक को हिला दिया। पत्थर टूटने लगे, हवा ब्लेड्स की तरह फट रही थी। जियांग लियू अपनी प्राइम एज में था। उसका ब्लड एनर्जी अजगर की तरह उफान मार रहा था, जबकि वो ओल्ड मॉन्स्टर पहले ही बूढ़ा हो चुका था। उसकी ट्रू एसेंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। 300 मूव्स के बाद ओल्ड मॉन्स्टर ने खून उगल दिया और जांग ली की एक पाम स्ट्राइक सीधे उसकी चेस्ट क्रश करती हुई निकल गई। वो मरते हुए कुत्ते की तरह जमीन पर गिर पड़ा। मैं धीरे धीरे उसके सामने पहुंचा। ब्लड ब्लेड अब भी खून टपका रही थी। मैंने ऊपर से उसकी तरफ देखा। ओल्ड बस्टर्ड, 100 साल पहले का चेन फैमिली विलेज याद है? उसका पूरा शरीर कांप उठा। 100 साल पुरानी ब्लडी मेमोरी जबरदस्ती उसके दिमाग में लौट आई। उसने शॉक में मेरी तरफ देखा। आखिर विलेज क्यों डिस्ट्रॉय किया था? मैंने ब्लेड उसकी गर्दन पर रख दी। ओल्ड मॉन्स्टर हंसा, लेकिन उसकी हंसी में सिर्फ डिस्पेयर था। वो खून खांसते हुए बोला, रेट्रिब्यूशन सब कर्मा है। उस वक्त सेंट्रल प्रोविंस के एक नोबल मैन ने आदेश दिया था, अगर हम वेल्थ और पावर के लालच में ना आते तो पर्पल रोप सेक्ट आज इस हालत में नहीं पहुंचती। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले दूर होराइजन से अचानक थंडर जैसी आवाज गूंजी। पूरा ग्राउंड कांपने लगा। मैंने तुरंत सिर उठाया और अगले ही पल मेरे चेहरे की कोल्ड एक्सप्रेशन जम गई। आसमान तक उठती धूल और उसके बीच एक विशाल ड्रैगन बैनर हवा में लहरा रहा था। इंपीरियल कोर्ट आखिरकार आ चुका था। पूरा 5,000 हैवी आर्मर्ड कैवलरी एक स्टील वॉल की तरह हमारी तरफ बढ़ रहा था। दोनों साइड्स पर 10,000 लाइट कैवलरी ऑनलर रेडी, एरोज रेडी की खड़ी थी। मार्टियल सेक्ट्स आपस में चाहे जितना लड़ लें, लेकिन आखिर में बैटलफील्ड साफ करने हमेशा इंपीरियल कोर्ट ही आती थी। मैंने ब्लड ब्लेड निकाली और गुस्से में दहाड़ा, सिर्फ इंपीरियल डॉग्स हैं, होली सेक्ट कब उनसे डरी है? फॉर्मेशन बनाओ, अटैक। मैजिक सेक्ट डिसिपल्स डरे हुए थे, लेकिन मेरे आदेश पर फिर भी दांत भींचकर माउंटेन से नीचे टूट पड़े। लेकिन अगले आधे घंटे में मुझे समझ आया डायमेंशनल डिफरेंस क्या होती है। वो मार्शल आर्ट्स बैटल नहीं थी, वो सिर्फ स्लॉटर था। मार्शल एक्सपर्ट्स की सोर्ड टेक्निक्स चाहे कितनी भी रिफाइंड हो, लेकिन 5,000 फुल स्पीड हैवी कैवलरी के सामने सब पेपर की तरह टूट गई। पहली कैवलरी चार्ज में ही मैजिक सेक्ट फॉर्मेशन फट गई। दूसरी एरो रेन में हमारे एलीट डिसिप कटी हुई फसल की तरह गिरने लगे। मैं लाल आंखों से चिल्लाया, रिट्रीट, होली सेक्ट वापस जाओ। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 3 हैवी कैवलरी स्पीयर्स सीधे मेरी तरफ आ चुकी थी। मैंने 2 स्पीयर्स काट दी, लेकिन वॉर हॉर्स की टेरिफाइंग इंपैक्ट मुझे खून उलटने पर मजबूर कर गई। उसी वक्त जांग ली पागल डीमन की तरह बैटलफील्ड में घुसा। उसकी इनेट ट्रू एसेंस पूरी ताकत से एक्सप्लोड हो गई। उसने एक पाम स्ट्राइक में दर्जनों वॉर हॉर्सेस उड़ा दिए और अपनी बॉडी से स्टील आर्मी के बीच रास्ता चीर दिया। लेकिन इंसान आखिर इंसान ही होता है। इनेट एक्सपर्ट भी हजारों सैनिकों को हमेशा नहीं रोक सकता। पुची, एक मोटा कैवलरी स्पीयर सीधे जियांग लियू की चेस्ट के आर पार निकल गया। ये इनविंसिबल ब्लड हैंड व्हाइट लोटस धीरे से अपने सीने में घुसी स्पीयर को देखने लगा। फिर उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और पूरी ताकत से चिल्लाया, भाग। मुझे याद नहीं मैं वहां से कैसे बचा। मैं बस एक स्ट्रे डॉग की तरह पूरी रात विल्डरनेस में भागता रहा। सुबह होने तक मैं आखिरकार एक सूखे पेड़ के नीचे गिर पड़ा। सब खत्म हो चुका था। 40,000
1000 एलिट्स, मेरा इनेट मास्टर, 15 साल की प्लानिंग। इंपीरियल कोर्ट के आयरन हूव्स के सामने एक जोक बन गई थी। मैं पेड़ से टिककर ग्रे स्काई की तरफ देखने लगा और अचानक पागलों की तरह हंस पड़ा। चेनमो, तू सच में बहुत बड़ा इडियट है। तू मार्शल आर्ट सीख रहा था, इमॉर्टल कल्टीवेशन नहीं। मॉर्टल्स की दुनिया में स्टेट पावर ही असली गॉड होती है। कुछ मार्शल आर्टिस्ट 5000 हैवी कैवलरी से लड़ने का सपना देख रहे थे। कितना मजा किया, बहुत मजा किया। लेकिन हंसते हंसते मेरी आंखों में फिर एक नई फ्लेम जल उठी और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा कोल्ड और क्रेजी थी। अभी खत्म नहीं हुआ। जब तक इंसान जिंदा है तब तक फिर से शुरुआत हो सकती है। इस बार मैं सिर्फ मार्शल एक्सपर्ट्स नहीं बनाऊंगा, मैं आर्मी बनाऊंगा। एक ऐसी मैजिक सेक्ट आर्मी जो फॉर्मेशन समझे, डिसिप्लिन चार्ज करे और रियल बैटलफील्ड लड़ सके। हैवी कैवलरी मैं भी बना सकता हूँ। एक दिन मैं उसी ड्रैगन बैनर को अपने पैरों तले कुचलूंगा। मैंने गहरी सांस ली और ब्लड ब्लेड के सहारे खड़ा हुआ। तभी मेरे सामने की सनलाइट अचानक ढक गई। 3 कदम दूर एक आदमी खड़ा था। सुबह की रोशनी उसकी पीठ के पीछे थी। उसका शरीर लंबा था और उसने लग्जूरियस रॉब पहनी हुई थी। मेरी प्यूपिल्स सिकुड़ गई। जो चेनफेंग, वही आदमी जो मेरी अवेकनिंग से पहले मुझे हर दिन ब्रोथल घुमाता था और लगभग मेरी फाउंडेशन डिस्ट्रॉय कर चुका था। वो यहाँ क्या कर रहा था? जो चंगफेंग धीरे धीरे मुड़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। तभी मेरे दिमाग में अचानक जिन पिंगर की आखिरी बात गूंज गई, सोल प्रिंस तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। जो चेनफेंग हल्का सा हंसा। भाग तो बहुत तेजी से रहे थे। ब्लड लोटस प्रिंस। मैंने ब्लड ब्लेड कसकर पकड़ ली। मेरी उंगलियां सफेद पड़ चुकी थी। तो असली सोल प्रिंस तुम हो? जो चेनफेंग ने आराम से अपनी स्लीव झाड़ी और बिना छुपाए सिर हिलाया। जिन पिंगर तो बस एक शील्ड थी। जब तक मैं पूरी तरह ग्रो नहीं हुआ था, मुझे किसी की जरूरत थी जो जियांगहू का अटेंशन अपनी तरफ रखे ना। वो एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखों में मौकरी भरी हुई थी। इन सालों में जितने मैन मैंने जिन पिंगर के लिए भेजे, उनमें से ज्यादातर आखिरकार मेरे नरिशमेंट बन गए। उसे लगता था वो दूसरों को हेहुआन टेक्निक से ड्रेन कर रही है, लेकिन उसे क्या पता, हर ड्यूअल कल्टीवेशन सेशन के बाद सारी इनर फोर्स सीधे मेरे पास लौट आती थी। उसकी अपनी कल्टीवेशन भी। आखिरकार मैंने धीरे धीरे निगल ली। मेरा दिल जोर से कांप उठा क्योंकि मैं उसके शरीर में छुपी हॉरिफाइंग ऑरा महसूस कर सकता था। मैंने दांत भींचे। तुम अब इनेट रेल में हो? जो चंगफेंग मुस्कुराया। बस किस्मत अच्छी थी, कुछ दिन पहले ब्रेक थ्रू कर लिया। मैं चुप हो गया। ये एब्सोल्यूट डिस्पेयर था, लेकिन मैंने कोई बेकार बात नहीं की। मैंने धीरे धीरे अपनी टूटी हुई ब्लड ब्लेड निकाली। जो चेनफेंग की आंखों में एडमिरेशन चमकी। इतनी छोटों के बाद भी लड़ना चाहते हो? मैंने शांत आवाज में जवाब दिया। मैं कभी गर्दन झुकाकर मरना नहीं सीख पाया। मैंने गहरी सांस ली और डांटियन की आखिरी ट्रू छी भी निचोड़ डाली। ब्लड लोटस 7 स्लैशेस अपनी पूरी सुसाइडल फ्यूरी के साथ सीधे जो चंगफेंग पर टूट पड़ी। जो चेनफेंग वहीं खड़ा रहा। उसने एक कदम तक नहीं हटाया। उसने बस अपनी उस औरतों से भी ज्यादा गोरी हथेली उठाई और हल्के से उंगली चटकाई। टिंग! एक क्रिस्प मेटालिक आवाज गूंजी। 100 रिफाइंड स्टील से बनी ब्लड ब्लेड बर्फ की कमजोर सिल्ली की तरह टुकड़े टुकड़े होकर टूट गई। मेरी टेरिफाइंग ब्लेड ऑरा एक पल में बिखर गई। लेकिन जो चेनफेंग की हथेली उड़ते हुए ब्लेड फ्रैगमेंट्स के बीच तितली की तरह निकल गई और अगले ही पल धीरे से मेरे सीने पर आकर टिक गई। पफ! मेरा शरीर फटे बोरे की तरह उड़ गया और पीछे की रॉक वॉल से जोर से टकराया। मैं धीरे धीरे नीचे फिसल गया। मैंने सिर झुकाकर अपने सीने की तरफ देखा। वहां एक गहरा पाम प्रिंट ढंसा हुआ था। जो चंगफेंग आराम से मेरी तरफ चलता आया। ब्लड लोटस प्रिंस, तुमने सालों पहले ब्रोथल के बाहर मुझसे एक बात कही थी, मैं आज तक नहीं भूला। तुमने कहा था हम दोनों अपनी अपनी राह चलेंगे और बाद में तुमने पूरे जियांगहू में ऐलान किया मैजिक सेक्ट प्रिंस सिर्फ एक ही हो सकता है। जो चंगफेंग हल्का सा मुस्कुराया। वो मुस्कान जहर से भी ज्यादा खतरनाक थी। तुमने सही कहा था। अब मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। मैजिक सेक्ट प्रिंस सिर्फ सोल प्रिंस ही हो सकता है। मैंने धीरे से मुंह खोला। मेरे सामने उसकी खूबसूरत मगर टेरिफाइंग फेस और केव के बाहर सुबह का सूरज उग चुका था। मैं आर्मी बनाना चाहता था, इंपीरियल कोर्ट को कुचलना चाहता था, अगले जन्म तक जीना चाहता था। अनगिनत रिग्रेट्स मेरे दिमाग में तूफान की तरह घूमने लगे, लेकिन आखिर में मेरी सारी अनविलिंगनेस बस एक कमजोर और सेल्फ मॉकिंग स्माइल में बदल गई। जियांगहू में रहने वाले लोग आखिरकार अपनी मर्जी से नहीं जीते। जो इस रास्ते पर चलता है उसका अंत शायद ऐसा ही होता है। मेरी आंखों की आखिरी रोशनी भी धीरे धीरे बुझ गई। जब मैंने फिर से आंखें खोली, मैं वापस उसी एंडलेस फाइट स्पेस में था। एंशिएंट बुक अपने आप खुल गई और उसके ऊपर एक ग्लोइंग स्क्रीन उभर आई। थर्ड लाइफ सेटलमेंट इन प्रोग्रेस। नेम लिन जिंगजे। अलाइनमेंट कैओटिक इविल। लाइफ स्पैन 40 इयर्स। कॉज ऑफ डेथ सोल प्रिंस के हाथों मारा गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट्स 15 साल की उम्र अवेकंड हुआ। 20 साल की उम्र फर्स्ट रेट रेल्म तक पहुंचा। 26 साल की उम्र ब्लड ब्लेड हॉल का एक्टिंग हॉल मास्टर बना। 32 साल की उम्र ऑनफिशियल हॉल मास्टर। अकेले ही 3 दुश्मनों को हराया। पॉइजन हैंड को मार डाला। 1000 फेस और नकली सोल प्रिंस को भी। 42 साल की उम्र 2 हॉल्स को लीड किया और पर्पल रोप संप्रदाय को तबाह कर दिया। ये गुहोंग को जान से मार दिया। पर्पल रोप संप्रदाय के 10,000 से ज्यादा चेलों का कत्लेआम किया। सुप्रीम एल्डर को जिंदा पकड़ लिया। इस जिंदगी में आखिरकार तुमने पर्पल रोप संप्रदाय के एक एक मेंबर को खत्म कर दिया और उनकी विरासत को मिटा दिया। लेकिन ठीक उसी वक्त जब तुम्हारा बदला पूरा हुआ, तुम्हें पता चला कि असली दुश्मन शायद कभी पर्पल रोप संप्रदाय था ही नहीं। तुमने हमेशा खुद को एक जियांगहू मार्शल आर्ट्स की दुनिया का इंसान समझा, लेकिन भूल गए कि इस दुनिया में जियांगहू से कहीं बढ़कर बहुत कुछ है। इंपीरियल कैवलरी शाही घुड़सवार सेना ने तुम्हें सिखाया कि इस नश्वर दुनिया में आर्मी ही एकमात्र असली ताकत है, और यह भी कि जो चेंगफेंग के हाथों पीठ में छुरा घोंपा जाना सच कहें तो काफी एम्बैरसिंग, शर्मनाक था। अगली लाइफ में ज्यादा केयरफुल रहना। फाइनल इवैल्यूएशन ब्लैक आयरन हार्ट रिवॉर्ड 1000 पॉइंट्स। मैं उस चमकते हुए 1000 नंबर को घूरता रह गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। पिछले जन्म में सिर्फ 288 पॉइंट्स ने मुझे मैजिक सेक्ट का स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिंस बना दिया था, और अब पूरे 1000 पॉइंट्स अगले जन्म में मेरे लिए टेरिफाइंग लीप साबित होने वाले थे। लेकिन मैंने पिछले जीवन का खूनी
खूनी लेसन भी कभी नहीं भुलाया। मॉर्टल वर्ल्ड में रेगुलर आर्मी ही एब्सोल्यूट ट्रूथ है। लेकिन तभी मेरी आंखों में फिर एक डेंजरस चमक उभरी। क्या इस दुनिया में सचमुच सिर्फ मॉर्टल्स ही हैं? 100 लाइव्स बुक, रीइंकार्नेशन सिस्टम, ये सब क्लियरली प्रूव करता था कि इस दुनिया के किसी अनसीन कॉर्नर में एक और भी हायर कल्टीवेशन सिस्टम मौजूद है, इमॉर्टल कल्टीवेशन। बस कैंगलन किंगडम बहुत छोटा था, इसलिए मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन एक दिन मैं उस हाइट तक जरूर पहुंचूंगा और तब देखूंगा क्या हेवी कैवलरी इमॉर्टल्स के सामने चींटियों जैसी लगती है या नहीं। मैंने अपने थॉट्स वापस खींचे और ग्लोइंग स्क्रीन की तरफ देखा। फोर्थ लाइफ एनहांसमेंट ऑप्शंस, अवेलेबल पॉइंट्स 1000, सेलेक्टेबल एनहांसमेंट्स, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन करंट 0, सेकंड टैलेंट करंट 0, थर्ड ब्लड लाइन रिक्वायर्स मिनिमम 1000 पॉइंट्स, कैन अवेकन स्पेशल ब्लड लाइन, पूरा 1000 पॉइंट्स। सिर्फ ब्लड लाइन पर गैम्बल करना मेरे दिल को एक पल के लिए हिला गया, लेकिन मेरी रैशनैलिटी ने तुरंत गैम्बलर मेंटालिटी को दबा दिया। अगर कोई ऐसी ब्लड लाइन खुल गई जिसे रेयर ट्रेजर्स चाहिए हो और मैं नेक्स्ट लाइफ में बेगर पैदा हो गया तो शुरुआत में ही मर जाऊंगा। सेफ ऑप्शन, बैलेंस्ड बिल्ड, वही सबसे सही था। कंप्रीहेंशन ऐड 500, टैलेंट ऐड 500, एनहांसमेंट कंप्लीट, कॉम्प्रीहेंशन 500, टैलेंट 500, फोर्थ लाइफ अबाउट टू बिगिन, गुड लक होस्ट। एंशिएंट बुक का पेज धीरे से पलटा और मेरी कॉन्शियसनेस एंडलेस एबिस में गिर गई। पैसे कहाँ हैं जो सैलरी मिली है? निकाल यहाँ। एक रफ आवाज सस्ती शराब की बदबू के साथ गूंजी। मैं शराब पीने जा रहा हूँ, मिलिट्री हाउस होल्ड का पैसा मेरा पैसा है, जल्दी निकाल। बैंग, मेमोरीज फ्लड की तरह दिमाग में घुसने लगी। मैंने अचानक आंखें खोल दी और टूटी हुई वुडन बेड पर बैठ गया। इस बार भी मैं कांगलन किंगडम में था, लेकिन किंगडम के एक्सट्रीम नॉर्दर्न बॉर्डर पर। और इस लाइफ में मैं एक हेरिटरी मिलिट्री हाउस होल्ड के बेटे के रूप में पैदा हुआ था। मेरा नाम था चेन पोलू, उम्र 15 साल। मिलिट्री हाउस होल्ड सुनने में पावरफुल लगता था, लेकिन बॉर्डर पर ये लोग सबसे नीचे के मिलिट्री स्लेव्स होते थे। ना फार्मलैंड, ना बिजनेस करने की इजाजत, हर महीने मिलने वाली थोड़ी सैलरी भी ऊपर के ऑफिसर्स लेयर्स में खा जाते थे। हमारे हिस्से में पतली दलिया तक मुश्किल से आती थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कुछ और थी। इस बॉडी का ओरिजिनल फादर एक कंप्लीट ट्रैश था। मैंने सिर घुमाया। कमरे के कोने में 10 साल का मेरा छोटा भाई चेन पिंगन डर से कांप रहा था। जमीन पर मेरी माँ सूजे हुए चेहरे को पकड़े अपने छोटे बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी और उनके सामने वो भारी शरीर वाला मोटे चेहरे का आदमी मेरा इस लाइफ का पिता था। चेन दानियो, एक प्योर स्कमबैग, अल्कोहलिक, गैम्बलर, ट्रैश सोल्जर, एब्सोल्यूट हेल स्टार्ट। लेकिन मेरी आंखों में कोई इमोशन नहीं आया। मैंने कॉम्प्रिहेंशन और टैलेंट में पूरे 1000 पॉइंट्स डाले थे। अगर अब भी मैं ऐसे ट्रैश आदमी से दब जाऊं तो मेरे पिछले 3 जन्म बेकार थे। मैं बेड से नीचे उतरा और चुपचाप माँ के सामने खड़ा हो गया। फादर चेन दानियो अभी किक मारने वाला था, लेकिन उसने नीचे देखा और गुस्से में चिल्लाया, साइड हट, बड़ों के बीच मत घुस। लेकिन मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं। मैंने बस शांत नजरों से उसे देखा। आज की सैलरी मैं संभालूंगा। चेन दानियो पहले स्टनर्ड हुआ, फिर गुस्से से पागल हो गया। उसने पूरी ताकत से एक स्लैप मारा। मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। लेकिन मेरे पैर बस हल्के से खिसके। मूवमेंट इतना छोटा था कि दिख भी मुश्किल से रहा था, लेकिन वो बिल्कुल परफेक्ट। उसका स्लैप हवा में चला गया और उसका भारी शरीर बैलेंस खो बैठा। वो ऑलमोस्ट मुंह के बल गिर पड़ा। मैंने शांत आवाज में कहा, फादर आप मुझे हरा नहीं सकते। ना गुस्सा, ना चिल्लाना, मैं बस एक फैक्ट बता रहा था। लेकिन मेरे अंदर से निकलती टेरिफाइंग किलिंग ऑरा चेन दानियो को अचानक कांपने पर मजबूर कर गई। उसने मेरी तरफ देखा और उसे ऐसा लगा जैसे किसी वेस्टलैंड लोन वुल्फ ने उसे घूर लिया हो। उसकी पीठ के बाल खड़े हो गए। ठीक है, तुम सब मेरे खिलाफ हो गए हो, मैं खुद इंतजाम कर लूंगा। वो बाहर से गुस्से में दिख रहा था, लेकिन अंदर से डर चुका था और आखिरकार दरवाजा पटक कर भाग गया। कमरे में मौत जैसी साइलेंस छा गई। माँ अचानक उठी और मुझे कसकर गले लगा लिया। वो जोर जोर से रोने लगी। पोलू मेरे बच्चे। मैं कुछ पल के लिए स्टिफ हो गया। पिछले जन्मों में काउंटलेस लोगों को मारने वाला मैं माँ की गर्माहट ऑलमोस्ट भूल चुका था। फिर मैंने धीरे से उनकी पीठ थपथपाई। माम अब सब ठीक है, आज के बाद ये घर मैं संभालूंगा। कोने से छोटा पिंगन बाहर झांका। उसकी आंखें एडमिरेशन से चमक रही थी। बिग ब्रदर आप अभी बहुत कूल थे। मैं उसके पास गया और उसके बिखरे बाल सहलाए। भूख लगी है? उसने तुरंत सिर हिलाया। मैंने माँ की तरफ देखा। घर में कितना पैसा बचा है? माँ कांपते हाथों से क्लॉथ बैग खोलने लगी। उसके अंदर सिर्फ 32 कॉपर कॉइन्स थे। 4 लोगों का पूरा महीने का सहारा। मैंने पैसे वापस उनकी तरफ धकेल दिए। आज पहले खाना खरीदो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। रात गहरी हो चुकी थी। हड्डियां जमा देने वाली हवा टूटी छत के होल से अंदर घुस रही थी। मैं हार्ड वुडन बेड पर लेटा और अपने बॉडी के अंदर झांका, लेकिन अगले ही पल मैं शॉक में सांस खींचने पर मजबूर हो गया। 7 मेरिडियंस। तभी मुझे इस बॉडी की सबसे डेडली कमजोरी समझ आई। मैं बहुत ज्यादा दुबला था। मेरी मेरिडियंस खुली हुई थी, लेकिन सूखी घास की तरह कमजोर। सालों की न्यूट्रिशन ने इस शरीर को अंदर से खोखला कर दिया था। अगर अभी जबरदस्ती कल्टीवेशन शुरू करता तो मेरिडियंस फट जाती और मैं सीधे मर जाता। पूर फैमिली में मार्शल आर्ट्स कल्टीवेट करना लगभग नामुमकिन था। बिना मीट, बिना मेडिसिन, इवन हेवन टैलेंट भी भूख से मर जाता है। मुझे पहले मीट चाहिए। डार्कनेस में लेटे लेटे मैंने अपना पहला टारगेट तय कर लिया। अगले दिन माँ ने घर के सारे पैसे खर्च करके एक छोटा बैग कोर्स राइस और 2 एग्स खरीदे। रात को टूटी झोपड़ी में कई महीनों बाद पहली बार राइस की खुशबू फैली। मैंने छोटे पिंगन को देखा। वो राइस बोल पकड़े कांप रहा था। मैंने पर्सनली एक एग छीलकर उसके मुंह में रख दिया। अब भैया तुम्हें रोज मीट खिलाएगा। दूसरा एग मैंने खुद खा लिया। मुझे न्यूट्रिशन चाहिए था। स्ट्रॉन्ग बॉडी के बिना मैं इस फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करता? अगले 1 महीने माँ रात रात भर सोइंग वर्क करती रही और मैं पूरा पेट भरकर खाना खाने लगा। जिस दिन राइस जार पूरी तरह खाली हुआ, मैं बेड पर क्रॉस लेगेड बैठ गया और धीरे से आंखें बंद कर ली। इस बॉडी में आखिरकार एक ट्रेस लाइफ एनर्जी पैदा हो चुकी थी। मैंने तुरंत स्वान किंग पैलेस टेक्निक डिड्यूस करना शुरू किया। 500 कॉम्प्रिहेंशन पॉइंट्स फुल पावर पर एक्टिवेट हो गए। पिछले जन्म में जिस फाइनल स्टेप को मैं छू तक नहीं पाया था, वो अब मेरे दिमाग में बर्फ पिघलने की तरह खुलने लगा। एक रात के बाद स्वान किंग पैलेस कंप्लीट परफेक्शन पर पहुंच गया। ट्रू छी छोटी नदी की तरह मेरे शरीर में बहने लगी। थर्ड रेट रेल्म बिल्कुल नेचुरली
फाइनली ब्रेक थ्रू हो गया। और सबसे टेरिफाइंग बात, ये ट्रू थी, स्टेडी, प्योर और एंडलेस थी। इवन थर्ड रेट पीक एक्सपर्ट्स भी इससे कंपेयर नहीं कर सकते थे। मैंने आंखें खोली और उनमें गोल्डन लाइट चमक उठी। तभी मुझे याद आया पिछले जन्म में जो चंगफेंग की वो कविता, ग्रीन माउंटेन्स बेरी एंशिएंट बोन्स, व्हाइट स्केलेटन्स राइज लाइक टावर्स, व्हेन सेवन वेन्स ब्लूम टुगेदर, डिमोनिक हार्ट डिसेंड्स फ्रॉम हेवन। वो जुआनमो पैलेस की लोकेशन थी। फिर मुझे याद आया पर्पल रॉब सेक्ट सुप्रीम एल्डर की डाइंग कन्फेशन। असल कल्प्रिट जोंगझो का वो नोबल था जिसने चैन विलेज को खत्म करने का ऑर्डर दिया था। ग्वान पे दे। लेकिन मैंने धीरे से आंखें बंद कर ली। कोई जल्दी नहीं, रिवेंज धीरे धीरे सेटल होगी। मैंने ठंडी हंसी छोड़ी। फिलहाल कल का ब्रेकफास्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मैंने माँ को आवाज दी और अकेला निकल पड़ा बॉर्डर के बाहर फैले एंडलेस माउंटेन्स की तरफ। शुरू में मुझे लगा 3 जन्मों का किलिंग एक्सपीरियंस शिकार करना आसान बना देगा, लेकिन जानवर इंसानों से ज्यादा चालाक निकले। पहला महीना मैंने जमकर सफरिंग झेली। हर दिन बस 2 रैबिट्स पकड़ पाता, किसी तरह फैमिली का पेट भरता। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। 500 कॉम्प्रिहेंशन पॉइंट्स मजाक नहीं थे। मैंने ओल्ड हंटर्स के ट्रैप्स स्टडी करने शुरू किए, जानवरों के फुटप्रिंट्स, उनकी ड्रॉपिंग सब एनालाइज करने लगा। दूसरे महीने मैं अकेला 300 किलो का वाइल्ड बोर कंधे पर उठाकर विलेज लौटा। पूरा मिलिट्री विलेज शॉक में आ गया। चैन दानियू उस जायंट बॉर को देखकर उसकी आंखें ग्रीड से हरी हो गईं। वो मीट चुराने आया, लेकिन मैंने उसे एक हाथ से हवा में उठा लिया और उसके सामने एक पेबल को उंगलियों से क्रश कर दिया। क्रैक! चैन दानियू डर के मारे वहीं पेशाब कर बैठा। उस दिन के बाद वो इस घर में इनविजिबल आदमी बन गया। मैंने एक्स्ट्रा मीट आसपास के गरीब मिलिट्री फैमिलीज में बांटना शुरू किया। धीरे धीरे मैं इस पूरे मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का रिस्पेक्टेड लीडर बन गया। लोग मुझे देखते ही ब्रदर पोलू कहकर सैल्यूट करते। तीसरे महीने मैंने नियर बाय माउंटेन के मैन ईटिंग टाइगर को टारगेट बनाया। हाफ एन आवर तक मैं जंगल में उस बीस्ट से लड़ता रहा। परफेक्टेड ज्वान किंग पैलेस और 3 जन्मों के किलिंग एक्सपीरियंस की मदद से मैंने एक स्लैश में उस टाइगर की स्कल क्रश कर दी और अगले पाम स्ट्राइक में उसकी हार्ट वेन्स तोड़ दी। जब मैं उस जायंट स्ट्राइप टाइगर को कंधे पर रखकर विलेज लौटा, मैं किसी वॉर गॉड जैसा दिख रहा था, टाइगर स्लेयर हीरो। मेरी फेम दूर तक फैल गई और फाइनली एक बिग शॉट मेरे पास खुद आया। यनमैन पास गैरिसन, कमांडर जाओ पर्सनली मेरे घर पहुंचा। यंग मैन, क्या तुम्हें मेरे यानलिंग गार्ड में शामिल होना है? जनरल का पर्सनल सोल्जर बनोगे? मैंने बिना हेजिटेशन के सीधा हाँ कहा, लेकिन एक कंडीशन रखी, मुझे 2 महीने दो। पहले मैं अपनी फैमिली सेटल करूंगा। 2 महीने बाद मैं क्लोज्ड कल्चरेशन से बाहर निकला। इंटरनल ची और एक्सटर्नल बॉडी परफेक्टली बैलेंस। मैं ऑफिशियली सेकंड रेट रियलम में पहुंच चुका था, सिर्फ 16 साल की उम्र में। सेकंड रेट वॉरियर पूरी दुनिया में ऐसे लोग बेहद रेयर थे। मैं प्रॉमिस के मुताबिक यानमैन पास पहुंचा। ऊंची सिटी वॉल्स, कोल्ड आयरन गेट्स, हर तरफ मिलिट्री किलिंग ऑरा। बैरक्स में कुछ वेटरन सोल्जर्स मेरे पास आए। वो मुझे टेस्ट करना चाहते थे। मैंने कोई बात नहीं की, बस ब्लेड बाहर निकाली। ब्लड लोटस, 7 किल्स, फर्स्ट फॉर्म, ओपन, ब्लड कलर्ड ब्लेड लाइट, पूरा बैरक इंस्टेंट कोल्ड कर गई। वेटरन सोल्जर्स मेरी ड्रॉ मोशन तक नहीं देख पाए, लेकिन उनकी गर्दन के पीछे कोल्ड स्वेट बहने लगा। वो तुरंत कन्विंस्ड हो गए। लेकिन मेरी ये टेरिफाइंग ब्लेड स्किल यानलिंग गार्ड कमांडर जो ने एक सेंटेंस में क्रश कर दी। गुड ब्लड टेक्निक, लेकिन बैटलफील्ड में आधे घंटे में तुम्हें हनी कॉम्ब बना दिया जाएगा। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। कमांडर जो ने कोल्ड वॉइस में कहा, बैटलफील्ड कोई जियांगहू डुअल नहीं होता। वहाँ हजारों लोग एक दूसरे को पीसते हैं। न फुटवर्क का स्पेस मिलता है, न ट्रिक्स दिखाने का टाइम। वहाँ एक स्ट्राइक ही सब कुछ डिसाइड करती है। उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे बिजली गिर गई। मेरे दिमाग में पिछले जन्म का वो टेरिफाइंग सीन फ्लैश हुआ। हैवी कैवलरी मुझे रौंद रही थी। हाँ, जियांगहू ब्लड टेक्निक्स चाहे कितनी भी एलिगेंट हो, डेंस मिलिट्री स्पीयर फॉर्मेशन के सामने उनकी कोई वैल्यू नहीं। मैंने तुरंत ब्लेड वापस शीथ में डाली और सीरियस होकर बोला, कमांडर मुझे सिखाइए। उस दिन से जियांगहू का ब्लड लोटस प्रिंस गायब हो गया। मैंने ब्लेड छोड़ दी और सबसे सिंपल वेपन उठाया, मिलिट्री स्पीयर। हर दिन सुबह होने से पहले उठता, 2 घंटे स्पीयर थ्रस्ट प्रैक्टिस, दोपहर में हॉर्स आर्चरी, रात को माउंटेड कॉम्बैट। 500 कॉम्प्रिहेंशन पॉइंट्स की मदद से मैंने हर यूजलेस मूव डिलीट कर दिया और सिर्फ डेडली अटैक्स बचाए। थ्रस्ट, वीप, स्प्लिट, क्रैश। 1 साल बाद बैटलफील्ड स्लॉटर के लिए बनी मेरी ओन स्पीयर टेक्निक जन्म ले चुकी थी। यनमैन ब्रेकिंग फॉर्मेशन स्पीयर, डायरेक्ट, वायलेंट, फॉरवर्ड ओनली, नो रिट्रीट। 2 साल की हेल्थ ट्रेनिंग के बाद मेरी स्पीयर स्किल, ब्लेड स्किल, हॉर्स राइडिंग सब ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म तक पहुंच गए और कल्टीवेशन पीक क्वाजी फर्स्ट रेट। मैं सिर्फ 18 साल का था। तभी बॉर्डर पर वॉर स्मोक उठी। 500 एलीट बारबेरियन कैवलरी बॉर्डर लूट करने घुस आए। यानलिंग गार्ड के 100 कैवलरी को ऑर्डर मिला उन्हें रोकने का। 100 वर्सेस 500। मैं ब्लैक वॉर हॉर्स पर बैठ, कोल्ड विंड मेरे आर्मर को हिला रही थी। ये मेरे 2 जन्मों में पहली बार जब मैं ऑफिशियल आर्मी फॉर्मेशन के साथ चार्ज करने जा रहा था। वॉर हॉर्न गूंजा और 100 कैवलरी सीधे एनिमी फॉर्मेशन में टकरा गई। मैं सबसे आगे था। मेरी आंखें कोल्ड स्टील जैसी, कोई फ्लैशी लोटस ऑरा नहीं, कोई वियर्ड मूवमेंट नहीं, सिर्फ अल्टीमेट स्पीड, अल्टीमेट वायलेंस। पहला स्पीयर थ्रस्ट पॉइजन ड्रैगन की तरह निकला, सीधे एनिमी राइडर का थ्रोट पियर्स कर गया और उसी मोमेंटम में मैंने उसे हवा में उछालकर पीछे के 2 राइडर्स गिरा दिए। दूसरा स्ट्राइक, हॉर्स मोमेंटम की मदद से मैंने स्पीयर स्वीप किया। थिक व्हाइट वैक्स स्पीयर शाफ्ट सीधे एनिमी स्पाइन क्रश कर गई। बोन ब्रेकिंग साउंड पूरा बैटलफील्ड हिला रही थी। थ्रस्ट, स्वीप, थ्रस्ट अगेन। मैं एक इमोशनलेस किलिंग मशीन बन चुका था। मेरी स्पीयर टेक्निक इतनी सिंपल थी कि डरावनी लगती थी, लेकिन उतनी ही डेडली। बारबेरियन कैवलरी ने हॉरर में डिस्कवर किया कि चाहे वो कैसे भी डिफेंड करें, मेरी ब्लडी स्पीयर हर बार इम्पॉसिबल एंगल से उनके आर्मर को पियर्स कर देती। मैंने चार्ज किया, फॉर्मेशन काट दी, हॉर्स घुमाया और फिर से चार्ज किया। 7 बार मैं एनिमी फॉर्मेशन के अंदर घुसा और 7 बार बाहर निकला।
जब आखिरी एनिमी गिरा पूरा बैटलफील्ड साइलेंट हो चुका था। बस वॉर हॉर्सेस की हेवी ब्रीदिंग सुनाई दे रही थी। मैं पूरा ब्लड में भीगा हुआ था, पता नहीं अपना या दुश्मन का। मैंने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ रेंज खींची, ब्लडी स्पीयर जमीन की तरफ झुकी और ब्लड ड्रॉप धीरे धीरे स्पीयर टिप से टपकने लगी। मेरे हॉर्स के सामने 50 से ज्यादा बारबेरियन कॉर्प्सेस पड़ी थी, सब वन हिट किल। मैं हॉर्स से उतरा और एनिमी कमांडर का हेड काट लिया, फिर उसे हाथ में पकड़कर खड़ा हो गया। यानलिंग गार्ड वेटरन्स मेरे आसपास इकट्ठा हो गए और मेरी टेरिफाइंग किलिंग ऑरा देखकर एक एक करके सलाइवा निकलने लगे। चेन पोलू, तू इंसान है भी या नहीं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस एनिमी कमांडर का हेड हॉर्स पर टांगा और चुपचाप यनमेन पास की तरफ लौट गया। जब खबर वापस पहुंची पूरा यनमेन पास हिल गया। 18 years old, फर्स्ट बैटलफील्ड चार्ज, 50+ एनिमी किल्स, कैप्चर्ड एनिमी कमांडर हेड लाइक एंटरिंग एन एम्प्टी लैंड। उस दिन चनपोलू नाम पूरे यनमेन पास में गूंज उठा। कमांडर टेंट के अंदर मैं एक घुटने पर झुका हुआ था, सिर नीचे था, लेकिन मेरी नजर चुपके से पूरे टेंट में बैठे लोगों को स्कैन कर चुकी थी। बीच में बैठे थे एक बूढ़े जनरल जिनकी व्हाइट बियर्ड और ओल्ड एज भी उनकी टेरिफाइंग मिलिट्री ऑरा को छुपा नहीं पा रही थी। यानमेन फ्लाइंग जनरल ली लोंगचेंग, चांगलान डायनेस्टी में। यह नाम किसी लेजेंड से कम नहीं था। 30 साल पहले जब बारबेरियन कैवलरी की 2 लाख सेना साउथ में उतरी थी, पूरी डायनेस्टी पैनिक में चली गई थी, तब इसी आदमी ने सिर्फ 30,000 ब्रोकन सोल्जर्स के साथ बारबेरियंस को यानमेन पास के बाहर रोक दिया था। 3 महीने तक बैटल चली, सिटी वॉल 3 बार टूटी और उसने तीनों बार उसे वापस छीन लिया। आखिर में बारबेरियंस पीछे हट गए, लेकिन बाउंड्री के बाहर उनकी 80,000 लाशें पड़ी थी। नो बारबेरियन हॉर्स शैल क्रॉस इन माउंटेन, ये उस बूढ़े जनरल की पूरी जिंदगी थी। मैं घुटनों पर झुका था, लेकिन दिमाग तेजी से कैलकुलेशंस कर रहा था। जनरल जाओ मुझे सिर्फ रिवॉर्ड देने के लिए नहीं बुला सकता था। 3 साल पहले मैं भूखा मिलिट्री स्लेव था और अब 18 साल की उम्र में फर्स्ट रेट वॉरियर जो अकेले एनिमी फॉर्मेशन चीरकर 50 से ज्यादा हेड्स काट चुका था। ये टैलेंट बहुत एबनॉर्मल था, इतना एबनॉर्मल कि सस्पिशियस लगने लगे। मुझे पहले से पता था मुझ पर डाउट जरूर होगा। और तभी ओल्ड जनरल ने मुंह खोला, चैन पोलू सिर उठाओ। मैंने धीरे से नजर उठाई और सीधा उनकी ब्लेड जैसी शार्प आंखों से टकराया। ली लोंगचेंग मुझे काफी देर तक घूरते रहे, फिर अचानक हल्का सा मुस्कुराए। 3 साल पहले तुम पहाड़ों में शिकार करते थे और अब एनिमी आर्मी चीर कर निकल जाते हो। बताओ ये कैसे किया? पूरा टेंट एक साथ मेरी तरफ देखने लगा। सस्पिशन, क्यूरियोसिटी, प्रेशर, हर नजर आग जैसी थी। लेकिन मैं पहले से प्रिपेयर्ड था। 3 जन्मों तक मैंने ह्यूमन ग्रीड देखी थी, कंस्पिरेसीज देखी थी। मैं कभी बिलीव नहीं करता था कि दुनिया में कोई ट्रूली सेल्फलेस इंसान भी होता है। मैंने शांत आवाज में कहा, रिपोर्टिंग जनरल, 3 साल पहले मुझे एक इनहेरिटेंस मिली थी, डिमोनिक सेक्ट लीडर की इनहेरिटेंस। जैसे ही ये वर्ड्स निकले पूरा टेंट हिल गया। 100 years ago का डिमोनिक लीडर, वो लेजेंडरी एग्जिस्टेंस था जो इनेट रेल्म से भी ऊपर माना जाता था। इवन ली लोंगचेंग की एक्सप्रेशन बदल गई। तुम श्योर हो? मैंने सिर झुकाया। यस जनरल। और मुझे एक पोएम भी मिली जिसमें डिमोनिक सेक्ट की सुप्रीम कल्टीवेशन टेक्निक स्वानमो पैलेस का लोकेशन छुपा है। मैंने एक एक शब्द बोलना शुरू किया। ग्रीन माउंटेन्स बेरी एंशिएंट वैलीज, व्हाइट बोन्स राइज लाइक टावर्स, व्हेन 7 वेन्स ब्लूम टुगेदर, डेमोनिक स्टार डिसेंड्स फ्रॉम हेवन। पूरा टेंट डेथ साइलेंस में डूब गया। कुछ जनरल्स ने अनजाने में सांस रोक ली। मैंने धीरे से कहा, 3 साल से मैं इसे डिसाइफर कर रहा हूं। अब मुझे कुछ क्लूज मिल चुके हैं। ग्रीन माउंटेन वैली मतलब मास ग्रेव, व्हाइट बोन्स फॉर्म टावर्स मतलब टेरेन शेप, और एग्जैक्ट लोकेशन आज मैं विलिंगली आपको सौंपना चाहता हूं। ये मेरा केयरफुली प्रिपेयर्ड बेट था। ली लोंगचेंग 30 साल से पीक हुटियन रेल में फंसा था। अगर उसे श्वानमो पैलेस मिल जाता तो उसके इनेट रेल में ब्रेक थ्रू करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते और तब वो 100 साल और जी सकता था। मैं नहीं मानता था कि कोई इंसान एक्स्ट्रा 100 years ऑफ लाइफ को रिजेक्ट करेगा। मेरा प्लान सिंपल था। ओल्ड जनरल आर्मी भेजेगा, श्वानमो पैलेस खोजेगा और फिर मैं पीछे से येलो स्पैरो बनकर फायदा उठाऊंगा। परफेक्ट। मैं मन ही मन मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल ली लोंगचेंग की प्रतिक्रिया ऐसी थी जैसे किसी ने मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। यंग मैन, तुम काफी ऑनेस्ट हो। ओल्ड जनरल कुर्सी से टिक गए। उनकी आंखों में एक ऐसी डेप्थ थी जिसे मैं समझ नहीं पाया। तुम्हें पता है इस साल मेरी उम्र कितनी है? सुना है जनरल की उम्र लगभग 100 साल है, 97। उन्होंने शांत आवाज में कहा, अगर मुझे डीमोनिक टेक्निक मिल भी जाए और मैं इनेट रेल्म ब्रेक थ्रू कर लूं तो शायद 100 साल और जी लूं। लेकिन क्या तुमने सोचा है अगर मैं क्लोज्ड कल्टीवेशन में चला गया तो कितने साल लगेंगे? 3 साल, 5 साल या शायद 10 साल। उस दौरान अगर बारबेरियंस अटैक कर दें तो? उनकी आवाज भारी नहीं थी, लेकिन हर शब्द थंडर जैसा गिर रहा था। इन 30,000 सोल्जर्स को कौन लीड करेगा? बॉर्डर के अंदर रहने वाले 10 लाख सिविलियंस को कौन प्रोटेक्ट करेगा? अगर मैं सिर्फ लंबी उम्र के लिए बैठ जाऊं और पूरा सेंट्रल प्लेन्स जलकर राख हो जाए तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? पूरा टेंट नीडल ड्रॉप साइलेंस में डूब गया। कई रफ जनरल्स धीरे से सिर झुकाकर अपनी लाल आंखें छुपाने लगे और मैं पूरी तरह फ्रीज हो गया। 3 जन्मों तक मैंने काउंटलेस स्कीम्स कैलकुलेट किए, लेकिन मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि इस दुनिया में कोई सचमुच दूसरों के लिए इमोर्टैलिटी तक छोड़ सकता है। फिर ली लोंगचेंग अचानक मुस्कुराए, लेकिन अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैं स्काउट्स भेज सकता हूँ तुम्हारे लिए श्वानमो पैलेस ढूंढने। मैं ऑलमोस्ट शॉक्ड होकर बोल पड़ा, जनरल तुम सिर्फ 18 साल के हो और मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हो। जब तुम ब्रेक थ्रू करोगे तो मेरी जगह इस बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना। ओल्ड जनरल ने कैजुअली हाथ हिलाया। अब उठ जाओ, इतनी देर घुटनों पर बैठना ऑकवर्ड लगता है। मैं धीरे से खड़ा हुआ, लेकिन दिल के अंदर स्टॉर्म चल रहा था। अचानक मुझे एक बात याद आई। पहले कमांडर जो ने इंटेंशनली मेरी ब्लेड टेक्निक क्रिटिसाइज की थी और मुझे स्पीयर ट्रेनिंग की तरफ पुश किया था। जनरल उस वक्त कमांडर जो ली लोंगचेंग हंस पड़े। मैंने ही उसे भेजा था। यंग पीपल ज्यादा शार्प हो तो जल्दी मर जाते हैं। जंगहू और बैटलफील्ड का फर्क जल्दी समझना अच्छा है। मैं अचानक समझ गया। शुरू से ये बूढ़ा आदमी चुपचाप मेरी प्रोटेक्शन कर रहा था। मैंने गहरी सांस ली और पहली बार अपने सारे कैलकुलेशंस वापस खींच लिए। ऐसे इंसान को मैनिपुलेट करना मुझे खुद से घिन दिला रहा था। लेकिन मेरा लक्ष्य इमॉर्टल कल्टीवेशन था। मेरा लक्ष्य रिवेंज था।
मैं हमेशा के लिए यनमेन पास में बंद नहीं रह सकता था। मैंने अचानक कहा, जनरल मेरे पास बदले में देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन मैं आपको एक किताब देना चाहता हूँ। ये मेरे खुद के वॉरफेयर आइडियाज हैं। मैंने तुरंत ब्रश उठाया और सामने लिखना शुरू कर दिया। जो मैं लिख रहा था वो अर्थ की लेजेंडरी मिलिट्री स्क्रिप्चर थी। संतस आर्ट ऑफ वॉर, वॉर इज द ग्रेटेस्ट मैटर ऑफ द स्टेट, द पार्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ, द रोड टू सर्वाइवल ऑन अ डिस्ट्रक्शन। शुरुआत में ली लॉन्गचेंग बस कैजुअली देख रहे थे, लेकिन जैसे जैसे लाइंस आगे बढ़ी उनका चेहरा बदलने लगा, उनके हाथ तक कांपने लगे। सुप्रीम स्ट्रेटेजी इज डिफीटिंग एनिमी प्लान, सेकंड इज डिस्ट्रॉइंग अलायंसेस। वंडरफुल, टू वंडरफुल। ली लॉन्गचेंग अचानक उठ खड़े हुए और मुझे शौक में घूरने लगे। फिर उन्होंने वो पेपर्स बहुत केयरफुली अपने कपड़ों के अंदर रख ली। पोलो, उनकी आवाज भारी हो चुकी थी। ये किताब 10 जुआनमो पैलेसेस से ज्यादा वैल्यूबल है। उस दिन के बाद जुआनमो पैलेस की खोज ऑफिशियली मिलिट्री स्काउट्स को सौंप दी गई। व्हाइट बोन्स टावर क्लू के आधार पर 1 साल बाद बॉर्डर से 300 माइल्स दूर एक लोटस शेप्ड बैरन माउंटेन मास ग्रेव में स्काउट्स को एक स्टोन बॉक्स मिला। जुआनमो पैलेस आखिरकार मेरे हाथ में था। मैं बीस्ट स्किन स्क्रोल को पकड़कर खुलकर हंस पड़ा। पिछले जन्म में डिमोनिक सेक्ट लीडर जो चंगफेंग इसी टेक्निक के दम पर दुनिया में राज करता था, लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद इंपीरियल आर्मी ने उसे क्रश कर दिया और वो सीक्रेट उसके पेट में दफन हो गया। अब सब कुछ मुझे मिल चुका था। मैं हंसते हुए बुदबुदाया, ओल्ड फॉक, आखिर तूने मेरे लिए वेडिंग ड्रेस सिल ही दी। मैंने तुरंत क्लोज्ड कल्टीवेशन शुरू कर दी 500 कॉम्प्रिहेंशन के साथ। शुआन किंग पैलेस की काम एनर्जी और शुआनमो पैलेस की वायलेंट डीमिक फ्लैम्स मेरे शरीर में 2 अलग सर्कुलेशन सिस्टम्स बनाकर घूमने लगी। एक कोल्ड स्प्रिंग जैसी, दूसरी ब्लेजिंग फायर जैसी। जिस दिन मैं बाहर निकला मुझे 30 बारबेरियन कैवलरी सोल्जर्स मिले। मैंने स्पीयर तक नहीं निकाली, दोनों एनर्जीज एक साथ बर्स्ट हुई। मैंने सिर्फ एक पंच मारा और आदमी समेत घोड़े सीधे मीट पेस्ट बन गए। 30 पंचेस, 30 कॉप्सेस। मेरे पीछे खड़े यानलिंग गार्ड्स मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी डीमन गॉड को देख लिया हो। उस साल मैं 21 साल का था और स्मॉल हुटियन रेल्म में ब्रेक थ्रू कर चुका था। सेम रेल्म में मैं कंप्लीटली इनविंसिबल था, लेकिन मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कुछ और था। अगर शुआन किंग ची और डेमोनिक फ्लेम्स पूरी तरह फ्यूज हो जाए तो क्या वो लेजेंडरी इमॉर्टल माना बन जाएगी? लेकिन हर बार दोनों पावर्स वाटर और फायर की तरह टकराती और मेरा शरीर ऑलमोस्ट एक्सप्लोड हो जाता। समय बीतता गया। फिर ईस्टर्न ग्रासलैंड्स पर 100 ईयर ब्लिजर्ड डिजास्टर आया। बारबेरियंस सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने 1 लाख सोल्जर्स की डेस्परेट आर्मी बनाकर साउथ इन्वेड कर दिया। ली लॉन्गचेंग मेन आर्मी कमांड कर रहे थे। उन्होंने सन त्सू आर्ट ऑफ वॉर को बैटलफील्ड पर जिंदा कर दिया। एम्बुश, फायर अटैक, लेयर आफ्टर लेयर ऑफ स्ट्रेटजी, और मैं 3000 यानलिंग गार्ड्स को लीड कर रहा था। हम एक अल्टीमेट किलिंग स्पीयर बन चुके थे। दोनों ट्रू कीज एक साथ बर्स्ट हुई। मैं अकेला हजारों के बीच घुस गया और बारबेरियंस नंबर 1 वॉरियर को एक स्पीयर थ्रस्ट में हवा में उछाल दिया। फिर सीधे एनिमी कमांड टेंट को कुचल दिया। 3 दिन और 3 रात बैटलफील्ड कभी शांत नहीं हुआ। 3 लाख एनिमीज मारे गए, काउंटलेस प्रिजनर्स पकड़े गए। इस बैटल ने बारबेरियंस को 20 साल तक यन माउंटेन की तरफ देखने की हिम्मत नहीं दी। जब विक्ट्री रिपोर्ट राजधानी पहुंची, पूरा इंपीरियल कोर्ट हिल गया। रॉयल डिक्री तुरंत जारी हुई। ली लॉन्गचेंग को प्रोटेक्टर जनरल ऑफ द नेशन, कॉर्स ऑफ द नॉर्थ जैसी उपाधियां मिली और मैं सीधे 3 रैंक्स प्रमोट होकर गेरिला जनरल बन गया। लेकिन एक चीज नहीं मिली, मार्किस टाइटल, क्योंकि राजधानी में बैठे वो यूजलेस नोबल्स जो वॉर शुरू होने से पहले सिर्फ एक लाइन भेज पाए थे, अंडरस्टूड, हैंडल इट योरसेल्फ, उन्होंने पूरा क्रेडिट आपस में बांट लिया। सेलिब्रेशन बैंक्वेट में कई जनरल्स के चेहरे गुस्से से भरे थे, लेकिन ली लॉन्गचेंग बस चुपचाप वाइन कप लेकर बॉर्डर के बाहर चमकते चांद को देख रहे थे। बिकमिंग मार्किस वाज नेवर माय गोल। मैं सिर्फ चाहता हूँ समुद्र शांत रहे। अगर बारबेरियंस हमला न करें तो टाइटल मिले या न मिले क्या फर्क पड़ता है। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारे साथ इनजस्टिस हुआ तुम्हारी मिलिट्री मेरिट के हिसाब से। तुम अब तक मेजर जनरल होने चाहिए थे। जनरल, मुझे रैंक्स की परवाह नहीं। मैंने उनकी तरफ देखा, आंखें जल रही थी। मुझे बस एक बात पूछनी है, क्या आप ग्वान पेइडे को जानते हैं? ये नाम सुनते ही ली लॉन्गचेंग के हाथ रुक गए। ग्वान पेइडे, वही आदमी जो पर्पल रोप सेक्ट के पीछे था और चैन फैमिली विलेज मैसेकर्स का असली मास्टरमाइंड। बेशक जानता हूँ, ली लॉन्गचेंग ने धीरे से कहा। पहले मिनिस्ट्री ऑफ वॉर का मिनिस्टर था, बाद में इंपीरियल रिलेटिव बन गया। उसने बॉर्डर आर्मी को बहुत सपोर्ट किया था। मुझ पर भी उसके एहसान है। फिर ओल्ड जनरल ने भौहें सिकोड़ ली। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने धीमी आवाज में कहा। उसके हाथ मेरे फैमिली के खून से रंगे हैं और काउंटलेस इनोसेंट्स के भी। ली लॉन्गचेंग काफी देर तक चुप रहे, फिर भारी सांस छोड़ी। पोलू, तुम मुझसे रिवेंज नहीं ले पाओगे। मेरी आंखें ठंडी हो गईं। उसकी पावर इतनी बड़ी है? नहीं। ली लॉन्गचेंग ने मेरी तरफ देखा। वो मर चुका है। मैं फ्रीज हो गया। 10 साल पहले बीमारी से बिस्तर पर आराम से मरा। नेचुरल डेथ, डेड, बस यही वर्ड बार बार मेरे दिमाग में गूंजता रहा। 4 जन्मों तक मैं रिवेंज के पीछे भागता रहा। हर जन्म में खून बहाया, कल्टीवेशन की, स्कीम्स रची और अंत में मेरा दुश्मन आराम से बिस्तर पर मर चुका था। न कोई रेज, न स्क्रीम, न पनिशमेंट, बस ओल्ड एज। मैं अकेला टेंट में खड़ा था। दिमाग ब्लैंक हो चुका था। 100 साल की हेट्रेड एंड में बस एक मिट्टी की कप। मैं खुद से हंस पड़ा। रिवेंज ऑफ द एजेस? क्या मजाक है। अगर तुम किसी इंसान से 100 साल नफरत करो लेकिन वो आराम से बूढ़ा होकर मर जाए तो तुम्हारी हेट्रेड भी मीनिंगलेस हो जाती है। मैंने आसमान की तरफ देखा और पहली बार मेरी ऑब्सेशन एक नए मैडनेस में बदल गई। मैं सिर्फ मॉर्टल नहीं बन सकता। मेरे पास 100 लाइव्स बुक है। अगर मैं इमॉर्टैलिटी हासिल नहीं कर पाया तो मैं बस एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा जो एक एक करके अपने एनिमीज और लव्ड वंस को मरते देखता रहेगा। मैंने धीरे से पूछा, जनरल, क्या इस दुनिया में सचमुच इमॉर्टल्स होते हैं? ली लॉन्गचेंग थोड़ी देर चुप रहे, फिर सिर हिलाया। मैं लगभग 100 साल जी चुका हूँ लेकिन कभी इमॉर्टल नहीं देखा। हाँ, लेजेंड कहती है कांगलांग रॉयल फैमिली इमॉर्टल डिस्केंडेंट्स है, लेकिन वो बस माइट्स हो सकते हैं। ओल्ड जनरल ने मेरे कंधे पर
हाथ रखा। पोलू, क्यों ऐसी फैंटेसी के पीछे भाग रहे हो? अगर शरीर मर भी जाए लेकिन नाम इतिहास में जिंदा रहे तो वो भी इमोर्टैलिटी का एक रूप है। सैकड़ों साल बाद भी लोग आज की विक्ट्री याद रखेंगे। कुछ दिन बाद ली लॉन्गचेन को राजधानी बुलाया गया और मैं भी उनके साथ गया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना फेमस हो चुका हूँ। स्टोरी टेलर्स मेरे सिंगल कैवलरी चार्ज की कहानी ऐसे सुना रहे थे जैसे कोई मिथोलॉजिकल वॉर हो। यहाँ तक कि जो संतजू आर्ट ऑफ वॉर मैंने ली लॉन्गचेन को दी थी वो भी राजधानी में फैल चुकी थी। ब्लैक मार्केट में एक कॉपी 100 सिल्वर टेल्स में बिक रही थी। कोर्ट ऑफिशियल्स जो बॉर्डर सोल्जर्स को गनवार समझते थे अब मुझे देख शौक में थे। सब कह रहे थे हेवन सेंट टैलेंट। रॉयल कोर्ट में 10 साल का लिटिल एम्परर ड्रैगन थ्रोन पर बैठा मुझे चमकती आंखों से देख रहा था। अगर एम्प्रेस डाउजर पर्दे के पीछे न बैठी होती तो शायद वो खुद नीचे आ जाता। लेकिन जहाँ फेम होती है वहाँ जेलसी भी जन्म लेती है। कैपिटल का नंबर 1 जीनियस, न्यू मार्शल चैंपियन वांग टेंग, ड्यूक डिंगगुओ का बेटा, हाफ स्टेप ग्रेट ह्यूटियन एक्सपर्ट मेरा फेम सहन नहीं कर पाया। उसने सीधे ईस्ट सिटी में अरीना लगाई और पब्लिकली मुझे चैलेंज कर दिया। तीसरे दिन अरीना के नीचे लोगों का सैलाब था। वांग टेंग गोल्डन रोब में खड़ा था। उसकी सेबर ऑरा इलाज था, बर्फ जैसी शार्प थी। हाफ स्टेप ग्रेट ह्यूटियन प्रेशर पूरा अरीना हिला रहा था और मैं स्लोली चलते हुए स्टेज पर चढ़ा। ड्रॉ योर ब्लेड, वांग टेंग गर्जा और किलर मूव के साथ सीधा मुझ पर टूट पड़ा। लेकिन मैंने ब्लेड तक नहीं निकाली, मैं हिला तक नहीं, बस उंगलियों पर किंगमो फ्यूज्ड रू ची इकट्ठा की और हल्के से फिंगर फ्लिक किया। टिंग, उसकी ट्रेजर्ड सेबर सीधे टुकड़ों में एक्सप्लोड हो गई। अगले ही पल वायलेंट फोर्स ब्लेड हैंडल से उसके बॉडी में घुस गई। बूम! वांग टेंग कटी पतंग की तरह 10 मीटर दूर जा गिरा, चुप खून उगलते हुए सीधे बेहोश। पूरा अरीना डेड साइलेंट। वन मूव स्मॉल हुटियन, हाफ स्टेप ग्रेट हुटियन को वन शॉट। मैंने बस हल्का सा सिर टेढ़ा किया, बस इतना ही। उस दिन के बाद राजधानी में किसी ने मुझे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं की। अगले कुछ दिनों में काउंटलेस नोबल्स गिफ्ट लेकर आए, गोल्ड, जूल्स, वेपन्स, लेकिन मेरे लिए सब कचरा था। फिर 5वें दिन राजधानी में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरा स्काई हिला दिया। हेवन प्रिजन ब्रोकन, जनरल चैन, समवन रेस्क्यूड द प्रिजनर, अ फीमेल इनेट एक्सपर्ट, पूर्व डिमोनिक सेक्ट लीडर जो चंगफेंग को छुड़ाकर ईस्ट गेट की तरफ भाग रही है। ये सुनते ही मेरे हाथ में पकड़ा टी कप रुक गया। जो चेनफेंग, वो ओल्ड फॉक्स अभी भी जिंदा था। मैं बिजली की तरह रूफ पर चढ़ा और ईस्ट गेट की तरफ दौड़ पड़ा। वहाँ पूरा एरिया हेल बन चुका था। ब्रोकन कॉर्प्सेस, कोलैप्स्ड वॉल्स, खून हर तरफ। दूर मैंने 2 सिलुएट्स देखी, एक पेल लेकिन चार्मिंग जो चंगफेंग और दूसरी व्हाइट रोब्स में एक मिस्टीरियस वुमन। उसके चेहरे पर ग्रीन वेल थी लेकिन उसकी स्वॉर्ड ची दर्जनों मीटर दूर तक फैल रही थी। हंड्रेड्स ऑफ इंपीरियल गार्ड्स उसके पास तक नहीं जा पा रहे थे। इनेट रन प्रेशर इतनी टेरिफाइंग थी कि मेरी ट्रू छी भी कांप उठी। दोनों स्काई में तेजी से भाग रहे थे और उसी पल मेरी नजर जो चंगफेंग से मिली। मैंने उसकी शक दिल में कार्व कर ली लेकिन मैंने अटैक नहीं किया। स्मॉल होटियन, वेस 2 इनेट्स, वो सुइसाइड था। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा शॉक किया वो उस व्हाइट रोब्ड वुमन की बैक थी। पता नहीं क्यों मुझे वो स्ट्रेंजली फेमिलियर लगी। मैंने ठंडी हंसी हंसी, लकी बास्टर्ड, कुछ दिन और जी ले। मैंने कोल्ड आइस से दोनों को होराइजन में गायब होते देखा और वापस लौट गया। कुछ समय बाद कैपिटल फिर शांत हो गई। जो चंगफेंग एस्केप कर चुका था और इंपीरियल कोर्ट बस वांटेड पोस्टर्स जारी करके रह गई। मैंने राजधानी में रहने का हर ऑफर रिजेक्ट कर दिया। रिटर्न जर्नी पर ओनाटन विंड चल रही थी, येलो सैंड उड़ रही थी। ली लॉन्गचेन हॉर्स पर बैठे मुझे कॉम्प्लेक्स नजरों से देख रहे थे। तुम सच में राजधानी में नहीं रहना चाहते? यहाँ एंडलेस ग्लोरी है, वेल्थ है। मैंने सिर हिलाया। जनरल, जो मैं चाहता हूँ वो राजधानी नहीं दे सकती। ली लॉन्गचेन ने रेंस खींची और गहराई से मुझे देखा। तो आखिर तुम चाहते क्या हो? मैंने जवाब नहीं दिया, बस दूर फैली यिन माउंटेन्स को देखा। वहाँ यनमेन पास था और अचानक मुझे एहसास हुआ पावर, वेल्थ, रिवेंज सब इमोर्टैलिटी के सामने मॉर्निंग ड्यू जैसे हैं। मैंने धीरे से मुस्कुराकर कहा, जनरल चलिए घर चलते हैं। ली लॉन्गचेन कुछ पल चुप रहे, फिर हंस पड़े। ठीक है घर चलते हैं। बॉर्डर लौटने के बाद जिंदगी फिर शांत हो गई। इंपीरियल रिवार्ड्स में मिले सारे गोल्ड मैंने खुद पर खर्च नहीं किए, सब आर्मी में झोंक दिए। ब्राइट आर्मर, फॉर्ज्ड सेबर्स, स्टेप वॉर हॉर्सेस, 3000 यनलिंग गार्ड्स पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर की शार्पेस्ट ब्लेड बन चुके थे। बार्बरियन स्काउट्स दूर से हमारी फ्लाइंग फेदर बैनर देखते और बिना पीछे देखे भाग जाते। चेन पोलू अब ग्रासलैंड्स में बच्चों को डराने वाला नाम बन चुका था।